गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग का चैप्टर पढ़ेंगे। उपसर्ग के अंदर हमें उपसर्ग का ज्ञान है वैसे तो, इसके अलावा और अच्छे से इसकी एक बार डिटेल ले लेते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। और तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, और उपसर्ग के बाद इसके खत्म होने के बाद कल हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपके सामने दोबारा से हम पढ़ाए जा रहे हैं। पर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग होते क्या हैं, तो देखिए भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। भाषा प्रयोग जब हम करते हैं तो ऐसे मूल शब्द हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर कि अर्थ की दृष्टि से उनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई कहलाती है। ऐसे जो मूल शब्द होते हैं वो भाषा की अविभाज्य इकाई होती है, और ये किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं। बस यही चीज हमें यहाँ से पकड़नी है, इसी को ही हमें याद रखना है कि ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहले जुड़ करके नए अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, चूंकि ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, चूंकि ये स्वतंत्र अर्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। जो उपसर्ग होते हैं वो उपसर्ग हमेशा पूर्व में जुड़ते हैं, किसी भी शब्द की पूर्व में जुड़ते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, और इन्हें हम पूरी तरीके से शब्द नहीं कह सकते, इन्हें हम शब्दांश का नाम देते हैं। पूरी तरीके से हम इनको शब्द क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूर्णतः नहीं है, ये शब्द पूर्णतः नहीं बनते हैं। ठीक है, ये शब्दों के अंश होते हैं। ठीक है, इनकी सहायता से हम किसी भी नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग, विभाजन देखो इसका, उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना है, दो से शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो सर्ग है मूल शब्द है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, और उप का अर्थ होता है निकट, उप का अर्थ होता है निकट, और सर्ग का मतलब होता है जोड़ना, या फिर हम कह सकते हैं निर्माण करना, या फिर हम कह सकते हैं संबंध स्थापित करना। ठीक है, यानी पूर्व में संबंध स्थापित करना, पूर्व में निकट एक तरीके से निर्माण करना या किसी चीज को जोड़ना, वो उपसर्ग होता है। यहाँ तक सबके बात समझ में आ चुकी है? यस सर। यस सर। यस सर। चलते हैं अभी, देखो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके भेदों की। तो इसके भेद कितने होते हैं, तो देखिए उपसर्ग के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः माने गए तीन। एक तो माने गए संस्कृत के उपसर्ग, एक हमारे हिंदी के हैं, और एक उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। यानी उर्दू के और विदेशी भाषा के जो भी उपसर्ग हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। देखिए संस्कृत के उपसर्ग, कई विद्वान यानी कि कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि भाई संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हिंदी व्याकरण में इनका प्रयोग होता गया तो ये 22 से इनकी संख्या घट गई। ठीक है, इनकी संख्या रह गई 20, और बाद में कुछ हिंदी के उपसर्ग संस्कृत में चले गए, जिसके कारण से इनकी संख्या हो गई थी 21, यानी एक यहाँ पर ऐड हो जाता है तो 21 हो जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा सुन लो इस बात को। पहले संस्कृत में 22 उपसर्ग माने जाते थे, संस्कृत के 22 उपसर्गों की हम चर्चा करते थे, उनको पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन अब इनकी संख्या सीमित हो गई है, इनमें से कुछ एक तरीके से मर्ज हो गए हैं आपस में, जिसके कारण ये 20 रह गए थे, और फिर एक उपसर्ग और ऐड कर दिया गया इसमें, जो हिंदी का ही था बाद में संस्कृत में ला दिया गया उसको। ठीक है, वो स्व उपसर्ग है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे आगे अभी। तो इस प्रकार से ये 21 उपसर्ग हो जाते हैं संस्कृत के यहाँ पर। तो उनकी चर्चा हम करते हैं, उनके अर्थ को जानते हैं, और उनसे जो बनते हैं शब्द उनको भी जानते हैं। तो देखिए अब मैं इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। दिशा बताएगी मुझे कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनमें जो शब्द होते हैं वो कौन सी भाषा के होते हैं।
बताएं। संस्कृत भाषा के। बिल्कुल ठीक है, संस्कृत भाषा के। और उन संस्कृत भाषा के शब्दों को हम क्या नाम देते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, जहां संस्कृत का नाम आएगा तो वहां तत्सम आएंगे, ध्यान रखना। जहां हिंदी का नाम आता है तो वहां तद्भव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये तत्सम शब्द होते हैं, यानी तत्सम शब्दों के साथ ये हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, ये उपसर्ग जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जब हम इन्हें तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं तो वो हिंदी में प्रयोग होता है उनका। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है नंबर 1 है अति। अति का अर्थ क्या होता है? अति का मतलब होता है एक तरीके से अधिक। अति यानी अधिक, या हम इसको कह सकते हैं ऊपर, या हम कह सकते हैं परे, किसी चीज से परे। ठीक है, अधिक, ऊपर या परे इसके अर्थ होते हैं। और इससे जो बनते हैं शब्द, तो देखिए यहाँ पर बना दिया अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। देखो, हमें फिर से ये अच्छे से देखना और समझना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो पूर्व में जुड़ते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अति कहाँ पर जुड़ा है? स्टार्टिंग में जुड़ा है। और उसके बाद प्रिय यहाँ पर मूल शब्द है, यानी मूल शब्द के स्टार्टिंग में अति उपसर्ग जुड़ने से अति प्रिय बन गया, ऐसे ही अतिरिक्त बन गया। ठीक है, अब ये अत्यधिक, ये अत्यधिक एक संधि का शब्द है। यहाँ पर संधि विच्छेद से हम इसमें से उपसर्ग भी निकाल सकते हैं और मूल शब्द भी निकाल सकते हैं। तो मुझे लविशा आप बताएं, इसमें से क्या संधि विच्छेद होगा और कैसे होगा, और कौन सी संधि है इसमें, आपने पढ़िए, बताएं। लविशा आप बताएं, इसका जो ये अत्यधिक दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें कौन सी संधि है और इसका विग्रह कैसे होगा? कैसे मैं इसमें से अति उपसर्ग निकालूं? सर अति प्लस अधिक होगा ना? बिल्कुल होगा। कौन सी संधि से होगा? कौन सी संधि से होगा? सर ए प्लस ए होता है वाली दीर्घ संधि होती है, स्वर संधि का सबसे पहला वाला दीर्घ संधि। नो सर, यण संधि। बिल्कुल सही है, दिशा ने सही बताया, यण संधि है, ध्यान रखें। गलत बता रहे हो आप, ठीक है। क्यों गलत बता रहे हो? पहचान देखो, पहचान बता रखी है कि ये, वे और रे से पहले, जस्ट पहले यदि आधा अक्षर हमें देखने को मिलता है तो वहां यण संधि होती है। यहाँ पर ये से पहले क्या दिया रखा है? देखो, आधा अक्षर दिया है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। तो बस इसी से पहचान करनी थी। अब चलो मैं इसको करके भी बता देता हूँ, आपका सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये है अत्यधिक, यहाँ पर ये से पहले तय आ गया, ठीक है, संधि किसमें हो गई? ये से। हमने इसमें से निकाल लिया स्वर, वो स्वर था ए, उसके बाद धिक इसमें जोड़ दिया, तो एक तो हमारा अधिक बन गया मूल शब्द। अब इससे पहले क्या आएगा? देखो यहाँ पर ए, और ये तय कैसा है? आधा। अब इस तय आधे को पूरा करना है हमें। इस ये में से हमने ए निकाला तो यहाँ पर ये आधा बचेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यंजन से जब हम स्वर निकाल देते हैं तो वो आधा हो रह जाता है, ठीक है, तो आधा रह गया यहाँ पर ये। अब इस तय को हम इसकी सहायता से पूरा करते हैं, और ये कहता है, यानी इसका नियम ये कहता है कि भाई या तो ई जोड़ो या फिर बड़ी ई जोड़ो। किस में जोड़ो? जो अधूरा है। अधूरा कौन है? तय। तो यहाँ पर मैंने तय में ऐसे जोड़ा तो अति हुआ, और ऐसे जोड़ा तो यति हुआ। तो ये तो अशुद्ध है, हमें तो शुद्ध लिखना था, तो यहाँ पर छोटी ती आ जाएगी, तो अति प्लस अधिक, ये होगा यहाँ पर। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। चलते हैं आगे। अब है अधि। अधि क्या है? अधि का मतलब होता है अंतर्गत, या हम इसको कह सकते हैं प्रधान। जोड़ सकते हैं, इससे हम शब्द बना सकते हैं, नहीं? जैसे अधि प्लस कार, ठीक है, अधि उपसर्ग कार मूल शब्द है। अधि प्लस शेष, अधि प्लस करण, और अधि प्लस इष्ठता। अब इष्ठता में भी, इसमें भी संधि है, कौन सी है सर किसमें? अधिष्ठाता में कौन सी संधि है? टू। बताओ। अधिष्ठाता ये व्यंजन सर। व्यंजन है, विसर्ग है? व्यंजन। किसने बताया? मैंने सर। तो मूल शब्द क्या होगा? चलो वो छोड़ो, मूल शब्द क्या होगा इसके अंदर?
उपसर्ग का तो मुझे पता पड़ गया भाई, और आपको भी पता चल गया, हम देख ही रहे हैं उस चीज को तो। लेकिन अब बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मूल शब्द क्या होगा इसका, बताओ। बताइए मूल शब्द क्या होगा। ये होगा क्या, स्थाता या स्थाता? हाँ भाई बताइए। संधि का नीचे वाला टैग सर, नीचे वाला, कौन सा वाला, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला? वाला, नीचे वाला। हाँ भाई, ऊपर वाला है नीचे वाला है कि फिर कोई अदर? बताएं इसको। ऊपर वाला। ऊपर वाला। और बताएं। विशाल अभिषेक कहाँ हो आप दोनों? यतिन, ध्रुव, नहीं आ रहा? अरे यस या नो में तो जवाब दिया करो भाई। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर स्थाता आएगा, ठीक है, क्योंकि ये संधि के अकॉर्डिंग बनेगा ये शब्द। ध्यान रखना इस चीज को, ये नहीं कि हम इसको तुक्के में जोड़ दें, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। जिस शब्द में संधि बन रही है ना, तो संधि के अकॉर्डिंग ही मूल शब्द निकल करके आता है। आदि प्लस स्थाता बनेगा, जिससे अगर हम संधियुक्त पद बनाएंगे उसका, तब अधिष्ठाता बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे थर्ड पर। थर्ड है हमारा अनु। अनु का मतलब होता है सादृश्य या फिर पीछे। अनु का मतलब होता है पीछे या फिर सादृश्य। इससे बन जाता है अनु प्लस करण, अनुसंधान यानी अनु प्लस संधान, अनु प्लस याई, अनु प्लस ग्रह और अनु प्लस जय, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर पे है अप। अप का निरादर, दीनता, ठीक है। इससे बनाते हैं हम शब्द अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। उसी प्रकार से अपी आता है नंबर 5 पर, और इसका मतलब होता है निश्चय या फिर भी। इससे जो शब्द बनते हैं अपितु, अपिधान, अपिहित, ठीक है। अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ। अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है। यहाँ तक सबके बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखिए आगे आपके सामने नंबर 6 पर है अभी, और अभी का मतलब होता है पास या फिर सामने। इससे जो बनने वाले शब्द होते हैं, जैसे अभी प्लस मान अभिमान है, अभी प्लस वादन अभिवादन है, अभी प्लस से एक अभिषेक है, और अभी प्लस मुख अभिमुख है, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी उपसर्ग को मूल शब्द के साथ जोड़ करके एक नया शब्द यहाँ पर हम बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखिए अव उपसर्ग आता है। अब अव उपसर्ग का मतलब होता है अनादर या फिर हीनता भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको जो शब्द बनते हैं देखो, अवगुण, अव प्लस गुण, अवहेलना, अव प्लस हेलना, अवनति, अव प्लस नति, अवसाद, अव प्लस साद, अवगाहन, अव प्लस गहन। देखो बात ये है कि हमें जब भी हम कोई नया शब्द बनाए तो उसमें जो उपसर्ग होता है, जो उपसर्ग होता है वो तो पहले आता है और बाद में आता है मूल शब्द। इन दोनों के निर्माण से बनता है एक नया शब्द, ठीक है। अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि उपसर्ग भी सही होना चाहिए और मूल शब्द भी सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसा शब्द हो, या आपने कभी जिसको पढ़ा हो या देखा हो, ठीक है। ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दें, वो गलत है। तो मूल शब्द हमें इस प्रकार से छांटना होता है। और इन दोनों से जो एक नया शब्द यहाँ पर हम देखने को मिलता है, हमको जो बनता है वो भी सार्थक होना चाहिए, ठीक है। और ये तो सार्थक तभी होगा जब ये सार्थक होगा, ठीक है। ये सार्थक होगा तभी जाकर वो सार्थक बन सकता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो देखिए आप, अब है हमारे सामने आ उपसर्ग है। आ का मतलब होता है पूर्ण या विपरीत या फिर सीमा, ठीक है। इसकी जो शब्द हम बनाते हैं इससे आदेश बनाते हैं, आहार बनाते हैं, आगमन बनाते हैं, आजना बनाते हैं, आगमन 2 बार रिपीट हो गए कोई बात नहीं, आभार है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके शब्द बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं उत या उद। उत बोल लो चाहे उद बोल लो, ठीक है। इसमें उच्चता, ऊपर और श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। उच्चता, ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अब देखिए उदार, इससे बनाया उदार हमने, इससे बनाया हमने उत्सर्ग, ठीक है। उत प्लस सर्ग, उत्साह, उत प्लस सहा, उद्धार, उत प्लस हार,
सही बोल रहा हूँ भाई दिशा? हाँ भाई बताओ। उद्धार, उद्धार कौन सी संधि है? उत प्लस हार व्यंजन संधि। शाबाश, अभी मैंने यही तो बोला था, आपने जवाब नहीं दिया। सर वो आवाज क्लियर नहीं आई, आवाज क्लियर नहीं आई थी। ओके कोई बात नहीं, चलो उद्धार होता है उत प्लस आर। तो देखो अब यहाँ से, अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर देखो यहाँ तो उत यहाँ से या उद या उत तो यहाँ से निकल जाएगा और ये बन गया दूसरा दार, यानी दार मूल शब्द है। यही गलत है, हमें यही चीज पहचाननी है कि भाई जो संधि से बनते हैं शब्द, जो समास से बनते हैं शब्द, वो जब उनको अलग करते हैं ना हम, तो एक नया ही मूल शब्द निकल करके आ जाता है। जैसे यहाँ पर दार ने होकर के हार निकल आया, तो ये चीज हमें पहचाननी है। क्लियर? यस भाई सर। क्लियर? यस सर। यस सर। चलते हैं आगे। अब है उप उपसर्ग, और उप का मतलब होता है समीपता, निकटता, सहायता या फिर गौण। ठीक है, और इससे बनते हैं उपहार, उपवास, उपदेश जैसे शब्द इससे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो दुर या दुस। अब देखो दुर या दुस, दुर बोलो चाहे दुस बोलो, पहले ये संस्कृत के अंदर अलग अलग थे। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में चर्चा करी थी कि 22 उपसर्ग होते हैं, तो ये पहले अलग अलग थे, तब 22 बनते थे। और यहाँ पर एक निर और निस भी दे रखा है, ये भी अलग अलग थे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे, यानी दुर और दुस का एक साथ प्रयोग नहीं होता था, लेकिन हम एक साथ प्रयोग करने लग गए इसका, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इनका अर्थ एक होता है, यानी निंदा करना, कठिनाई या फिर बुरा। दुर का मतलब भी यही होते हैं, दुस का मतलब भी यही होते हैं। ठीक है, इनसे जो शब्द बनते हैं जैसे दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म और दुष्चरित्र, क्या ये सभी शब्द संधि से हैं? हाँ भाई बताएं। दुष्कर्म है सर। हैं? यतिन, सर यतिन इसमें बोल से रहा है है सर। कोई? आवाज आ रही है क्या? यस सर। यतिन मुझे बताएं, दुर्गुण में कौन सी संधि है फर्स्ट वाले में? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। फटाफट आंसर दिया करो फटाफट से। दुर्गुण, सर विसर्ग संधि। दिशा ने आंसर दिया है, पूछा गया यतिन से। सॉरी सर, यतिन तो है ही नहीं। यतिन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इससे नो बात, सर। कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा है आपका जवाब, विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पर बनता है दो विसर्ग गण। ठीक है, दुर्गुण, तो ये बन जाता है हमारा दुर्गुण, और ये है विसर्ग संधि। ऐसे ही दुराचार भी है, ठीक है, दुस्साहस भी है, दुर्जन भी है, सब में संधि है यहाँ पर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो नी उपसर्ग। नी का मतलब होता है, छोटी नी है यहाँ पर, बड़ी नी नहीं है, ध्यान रखना। निषेध या अधिकता इसका मतलब होता है, और निवारण, निषेध और निलय इससे हम शब्द बना सकते हैं। उसके बाद देखो निर और निस आते हैं, जैसे हमने दुर और दुस पढ़े, सेम उसी प्रकार से निर और निस होते हैं। ठीक है, इनका भी सेम ही इनका अर्थ होता है, जैसे निषेध हो, रहित हो या फिर बिना हो। ठीक है, अब देखिए इनसे बनने वाले शब्द हैं निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम और निस्तेज। जैसे अब नी विसर्ग तेज, ठीक है, नी विसर्ग तेज, विसर्ग संधि यहाँ पर बन गई है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने, निर्बल विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको पहचान सकते हैं। निश्चल, निश्चल, नी विसर्ग चल, तो ऐसे हम इनको पहचान सकते हैं और नए शब्द बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रय की। प्रय उपसर्ग होता है, इसका मतलब होता है अधिक, आगे या फिर ऊपर। ठीक है, अधिक, आगे या ऊपर, और इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो है हमारे प्रहार, प्रबल और प्रयोग। ठीक है, प्रय प्लस हार, प्रय प्लस बल, प्रय प्लस योग। उसके बाद आता है प्रति। प्रति उपसर्ग का मतलब होता है समानता या फिर प्रत्येक। इससे बनने वाले शब्द बनते हैं जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रति प्लस वर्ष, प्रति प्लस वाद। उसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर का है परा। परा से मतलब होता है विपरीत से या फिर उल्टा होने से या फिर पीछे होने से। ठीक है, इनसे बनता है पराजय, पराधीन और पराकाष्ठा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से परा उपसर्ग निकालना है और बाकी के शब्द को देखना है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस पराजय सर। में कौन
सी संधि है भाई, बताओ मुझे फटाफट से। बॉयज की तरफ से आवाज आनी चाहिए। पराधीन में कौन सी संधि है? पराधीन कौन सी संधि है? ये आंसर बॉयज की तरफ से होना चाहिए था, बताओ। हाँ भाई, नहीं आ रहा ना? सरल है पराधीन है भाई, पराधीन नहीं आ रहा। हाँ भाई, दीर्घ संधि यस सर, A+A। आ गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। परि उपसर्ग आता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, और देखिए यहाँ पर इससे बनने वाले शब्द परिवर्तन, परिक्रमा और पर्यावरण होते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? उसके बाद सम उपसर्ग है। सम का मतलब होता है सुंदर या पूर्णता होता है। देखो सम का मतलब, ठीक है, इससे बनते हैं संयोग, सम्मान और संसार। उसके बाद सु, सु यानी छोटा, और इसका मतलब होता है शुभ, अच्छा या सहज। इससे बनते हैं सुयोग, सुलभ और सुगम। ऐसे ही छोटी वी, इससे विशेष और अभाव बनते हैं विदेश, विहीन और विभाग। उसके बाद है, अब देखो ये जो स्व उपसर्ग है ना, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल 20 बन रहे हैं हिसाब से देखते हैं तो हम, और यहाँ से यदि हम दुस को हटाएं, यहाँ से निस को हटाएं, तो ये टोटल 22 हो जाते हैं। तो ये 22 उपसर्गों की बात करते हैं पहले के टाइम से हम, लेकिन यहाँ पर इनको तो यहाँ से मर्ज कर दिया गया है और ये स्व को एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, तो 21 हो गए। तो देखिए स्व का मतलब होता है अपना और निजी, और इससे बनता है स्व प्लस तंत्र, स्व प्लस देश, स्व प्लस अर्थ। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे क्या थे, संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हिंदी के उपसर्ग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदी के उपसर्ग भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। ठीक है, उनमें भी ऐसे अर्थ निकलते हैं, ऐसे उनसे शब्द बना सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है ए उपसर्ग। ठीक है, और ए उपसर्ग की बात हम करते हैं। ए का मतलब होता है नहीं। ठीक है, और इससे बनने वाले शब्द हैं आकाश, अचेत, अटल। ठीक है, ये हिंदी के शब्द हैं। और हिंदी के शब्दों को हम कौन से शब्दों की श्रेणी में लाते हैं, बताएं मुझे आप। तत्सम या फिर तद्भव। तद्भव? तद्भव। तद्भव। ठीक है, ओके। तो देखिए ए का मतलब होता है नहीं, आकाश, अचेत, अटल इसके होते हैं ऊ का मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, ऊंचा, और इससे मतलब होता है उछालना, उतारना, उजड़ना। ठीक है, ये जो तीनों शब्द हैं, इस चीज को देखो, ये जो तीनों शब्द आ रहे हैं, ये ऊंचाई का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर किसी चीज को ऊंचाई की ओर ले जाते हुए प्रदर्शन करते हैं, उछालते हैं, किसी बात को उछाल रहे हो। ठीक है, उतार रहे हो, उजाड़ रहे हो। तो यहाँ पर किसी चीज के बढ़ने की बात हो रही है, ना कि घटने की। ठीक है, तो देखिए उसके बाद औ उपसर्ग होता है हिंदी का, इसका मतलब था बुरा या नीचे, और इससे बनता है अवगुण, अवघट या अवसर। ठीक है, ये इससे शब्द बन जाते हैं। ऐसे ही होता है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का मतलब था बिना, और इससे बनता है अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। और अगर हम इनका शब्दों का अर्थ निकाले तो क्या बन जाएगा? अनपढ़ का अर्थ क्या बनेगा, बताओ मुझे फटाफट से। बिना पढ़ा। बिना पढ़ा या पढ़े बिना वाला। ठीक है, अनदेखा, बिना देखा, बिना मोल का या बिना मूल्य का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अध का मतलब होता है आधा, यानी अधमरा, अधकिला, अधपका। ऐसे अध है, देखो इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पर विसर्ग लग गए संस्कृत के, तो अधय बन गया। इसका उच्चारण करेंगे अधय। अधय का मतलब होता है नीचे, अधोपतन, अधोमुख, अधोगत। कौन सी संधि है तीनों में? विसर्ग संधि। विसर्ग सर। बिल्कुल सही आंसर है आपका, विसर्ग संधि तीनों में। उसके बाद चलते हैं उनका मतलब होता है एक काम। उनका मतलब एक काम, जैसे 59 हम ऐसे लिखते हैं ना भाई। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। यस सर। अब देखो यहाँ पर उनका मतलब तो क्या है, एक कम, और 60 का मतलब क्या है, 60। यानी इसका मतलब बना सकते हैं हम 60 से एक कम, यानी क्या बन गया, 59। क्लियर? ऐसे ही 49, Yes, 79। ठीक है, उसके बाद है कै और कु, बुरा और कठिन इसका मतलब होता है। इससे बनते हैं कपूत, कुडंग और कुचार। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए नी उपसर्ग है। नी के बनता है, इसका अर्थ होता है विपरीत, और विपरीत के बाद इसके शब्द हम जो बनाते हैं वो हमारे बन रहे हैं निडर, निशान और निपट। ठीक है, ऐसे ही से या सु से बनता है अच्छा अर्थ, और उससे हमारे शब्द हैं सपूत, सजल, सजीव, सुयस, सुकान। ऐसे ही भर्ष शब्द है,
और इससे बना है भरा हुआ पूरा हुआ। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस हाँ सर। भाई, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले अब लिया सर। इसके बाद हमारे अब कौन से उपसर्ग आएंगे? उर्दू या विदेशी वाले आएंगे। ठीक है, तो देखिए बाकी भी इसमें दे रखे हैं हिंदी के, वो आप देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर हल कर लेना। ओके, उर्दू वाले बता रहा हूं मैं आपको। देखो उर्दू या फिर विदेशी उपसर्ग। उर्दू में एक जो उपसर्ग है पहला दे रखा है अल, एक उपसर्ग दे रखा है यहाँ पर अल उपसर्ग। अल का मतलब होता है निश्चित, जैसे हम बोलते हैं कई बार अलविदा या अलबेला या अलमस्त। ठीक है, अल प्लस विदा, अल प्लस बेला या अल प्लस मस्त। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर ना है, और ना का अर्थ होता है रहित, यानी नालायक, नापसंद, नापाक। ठीक है, उसी प्रकार से एन का मतलब होता है ठीक, एन का मतलब होता है ठीक, और इससे बनता है एन वक्त, एन इनायत और एन मौका। उसके बाद है ला, ला से बना बिना, लाचार, लाजवाब, लापता। इसी प्रकार बद, बद से रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज। हम बोल देते हैं बदतमीज, उसका मतलब होता है बुरा, बुरी तमीज वाला, यानी बुरे व्यवहार वाला या बुरे स्वभाव वाला। ठीक है, उसके बाद है हमारे सामने बा, बा से अनुसार या साथ अर्थ होता है बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। इसी प्रकार से देखो खुश, कम, हम, बिला, बे, दर, हर, बै, सर, नेक, हेड। ठीक है, इन सब के ये हेड है अंग्रेजी का, ध्यान रखना। इन सब से हम नए शब्द बना सकते हैं, ये इनके अर्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। सर नो नो सर। सर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट से, ले लिया। ले लिया सर। फटाफट पहले ले लेते हो कि स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। यस सर। कोई बात नहीं। ठीक है, उपसर्ग इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर।